अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं जी। पूरे 7 मिनट क्लास लेट हो गई है हमारी। अच्छा जी, बेसिक्स किया हमने, ओवरहेड्स का चैप्टर किया और फिर एक्टिविटी बेस भी ओवरहेड का हिस्सा ही था, वो हमने कर लिया। कल की क्लास जिन काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात ने अभी तक नहीं ली है, तो कल की क्लास में हमने बाकियात ABC की और टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया था। बेसिकली वो टेस्ट का क्वेश्चन तो क्या था, बड़ा ज़बरदस्त एक सवाल था जो ओवरहेड्स के चैप्टर से था और उस जैसा सवाल हमने पूरे ओवरहेड्स में नहीं किया था। कोशिश मेरी यही रहेगी कि टेस्ट में हमेशा आपको ये सरप्राइज तरह का मिले। कोशिश ये रहेगी टॉपिक भी तैयार हो और फिर भी आपको अच्छा तैयार करके भी लड़ाई करनी पड़े। बाकी फिर ये तो मेरी कोशिश है, कभी कभी नाकाम भी होगी, कभी कामयाब होगी। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, आई कैप की किताब के अंदर ये है चैप्टर नंबर, बताएंगे कोई कौन सा है? मैंने नोट्स में वही नंबर रखे हुए हैं, ठीक है ना। 9 10 है, 9 नहीं है, 10। मैंने वही नंबर रखा हुआ है ताकि आप जो है वो बाद में चेक करना चाहें तो जो चैप्टर का नंबर आई कैप का है वही हमारा भी हो नोट्स का, ठीक है जी। 10 है जी, 10। तुमने भी कल छुट्टी कर ली थी यार, तुमने भी, मतलब क्या लेक्चर अपलोड होना था इस वजह से? ओके, अच्छा जी, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंस की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो जो अब तक हम करते आ रहे हैं बचपन से, आपने इंट्रो में भी किया, FR1 आप जैसे कह रहे हैं पेपर दिया हुआ, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसमें भी आपने जो अकाउंटिंग यूज की, ठीक है, जो अब तक आपने सीखी हुई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही थी। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हमारे CMA के अंदर ही हम जो है वो सीखते हैं और ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग में वही यूज हो रही होती है। तो कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जी। आप पिक्चर ले लीजिएगा अगर ज़रूरत महसूस करें तो बाद में। वैसे जो बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैंने वो नोट्स के अंदर लिख दी हुई हैं इस दफ़ा, ठीक है जी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेन फ़र्क क्या है? सबसे पहली चीज़ जो सबसे मेन बात है वो है जनाब प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्या चीज़ जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होता था, ज़रा याद करके मुझे बताएं। बेसिक्स ही नहीं जान छोड़ रही हमारी। अच्छा, बेसिक्स के साथ जो है वो ओवरहेड्स का चैप्टर भी अब बीच में जो है वो शामिल हो गया। ये बड़ी मुसीबत है, हैं जी। तो बताइए जी, बताइए प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर क्या कुछ होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, मैं ज़रा ऐसे सेटिंग बना रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट लेबर होती है और FOH होते हैं। कौन से वाले? नहीं, कौन से वाले? अच्छा, प्रोडक्शन वाले। प्रोडक्शन में कौन से वाले? नहीं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक ही होता है। प्रोडक्शन में कौन से वाले, फिक्स या वेरिएबल? ओह, तो आप इस बात पे कायम है, यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है और फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है। इसको डेथ पड़ी हुई है, वो स्केल नहीं, वैसे ही नहीं रवां हो रहा। हालांकि कल इसकी छुट्टी खत्म हो चुकी है, हमने कल काम भी किया है, पता नहीं आज इसको क्या हुआ। अच्छा जी, बात क्या चल रही है जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट की। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर बकौल आपके कोशिश ये करनी है कि आज हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स पढ़ के फॉर्मेट बना लें और अल्लाह करे इतना टाइम हो कि हम एक सवाल कर लें। वैसे जो सबसे पहला सवाल मैंने सिलेक्ट किया है वो शायद सबसे लेंथी सवाल है, इन द सेंस कि उसके अंदर हमने 4 महीनों का सवाल है, यानी कि 4 महीनों के 4 प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाने होंगे दोनों से, यानी 8 बन जाएंगे एक हिसाब से। है सबसे लेंथी सवाल, लेकिन सिलेक्ट इसलिए किया हुआ है कि बुनियाद बनाने के लिए वो ज़रूरी है। बहरहाल प्रोडक्ट कॉस्ट की बात हो रही थी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर बकौल आपके डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, नजर आ रहा है आपको? डायरेक्ट मटेरियल ऐसे लिख दूं तो कोई मसला? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इस चैप्टर के अंदर वेरिएबल एफओएच कॉस्ट और फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट अलग अलग हम लिख देंगे। ठीक है जी, अलग अलग क्यों करेंगे अभी पता लग जाता है। फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट ये पहले इकट्ठे होते थे, बस फर्क ये कि मैंने अभी तक जो आपको चेंज बताई वो क्या बताई है, ये दोनों अलग अलग लिख दिए मैंने। तो बकौल आपके ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती थी जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसके मुताबिक। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा भाई? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अंदर इसी तरह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, बहुत अच्छे, सौती हालात को खामोश फरमा लें। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और वेरिएबल एफओएच कॉस्ट होती है। ये टाइम है तुम्हारे आने का, आगे बैठ जाओ, ऐसे की बारिश होने दी। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट है, कहानी खत्म। क्या मतलब, फर्क क्या नजर आया आपको? क्या फर्क नजर आया आपको? क्या फर्क नजर आया? यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ शामिल करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स को, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो अब तक हम करते आए उसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ओवरहेड्स को शामिल किया जाता था। ठीक है जी, तो ये जनाब बात हो गई प्रोडक्ट कॉस्ट की। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ कहाँ यूज हो रही होती है आपके ख्याल में? यानी प्रोडक्ट कॉस्ट अगर है तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट, बोलो, ये पर यूनिट कॉस्ट कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगी? पर यूनिट कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट जो होगी वही पर यूनिट कॉस्ट, और वो जितना स्टॉक पड़ा होगा वो कॉस्ट बन रही होगी, यानी यही प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा भी बन रही है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा भी बन रही है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी कहलाती है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी के अंदर भी वही जाती है। तो पहला फर्क जो हमने देखा वो क्या देखा जी, कि प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका दोनों में क्या है, समझ में आती है बात? अच्छा, अब अगली बात, अगला सवाल ये पैदा होता है, मार्जिनल वाले फिक्स्ड एफओएच का क्या करते हैं फिर? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कॉस्ट ही नहीं कहते? क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं है क्या? ऐसी बात है क्लास से निकल कर ये कहोगे कि सर ने आज क्लास में ये पढ़ाया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले जो है वो फिक्स्ड एफओएच को कॉस्ट ही नहीं मानते, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फर्क है थोड़ा सा अकाउंटिंग का। ठीक है, अब फिक्स्ड एफओएच की जो बात है, मैं जरा छाती मार लूं, ठीक है, बहरहाल फिक्स्ड एफओएच का ट्रीटमेंट क्या है जी? जो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट होती है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग वाले, जो जैसे जैसे जीपी बनता था, जीपी तो खैर अब नहीं होगा, इसका नाम कंट्रीब्यूशन होता है, वो मैं भी फॉर्मेट के अंदर डाल देता हूं। बहरहाल मार्जिनल कॉस्टिंग वाले फिक्स्ड कॉस्ट को एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। याद है बेसिक्स? प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट का फर्क याद है? पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो नहीं, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग तो फिक्स्ड एफओएच मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीरियड कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जो जिस पीरियड में इनकर हो सारी की सारी उसमें चार्ज हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में। अब वो कभी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इधर आ सकती है, वो तो शुरू की बात थी। अगर बाइफरकेट करने के लिए ये बताओ जैसे प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, नॉर्मली नॉन प्रोडक्शन सारी की सारी क्या होती है? पीरियड कॉस्ट। लेकिन ये जो आज हमने टॉपिक शुरू किया है इसके अंदर एक प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐसी है, कौन सी? फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, जो मार्जिनल वाले एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। नहीं बात समझ आ रही तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगी जब फॉर्मेट सामने रखूंगा। पीरियड कॉस्ट का मतलब ये है जैसे सेलिंग एडमिन खर्चे जीपी के बाद माइनस होते हैं, वैसे ही फिक्स्ड एफओएच भी जिस पीरियड में इनकर हो सारे के सारे पीएनएल में चार्ज हो जाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट का तो हिस्सा बनाया नहीं। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में फर्क क्या है? पीरियड कॉस्ट वो जो जिस पीरियड में इनकर हो सारी की सारी
चार्ज हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में। और पीरियड प्रोडक्ट कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए। अब जो चीज प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है ना, आपने इंट्रो FAR 1 के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है, इंट्रो में आपको ट्रेडिंग नहीं पढ़ी है तो मैं समझा रहा हूं, जो बात मैंने समझानी बता दूंगा, ठीक है ना। आपने इंट्रो के अंदर सबसे पहले बचपन में जब P&L बनाना सीखा था तो ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, ट्रेडिंग अकाउंट में आप कहते थे जी ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस परचेज या प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अब मिसाल के तौर पे 10 है, 250 है और ये 15 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनी जी? क्या मतलब, सेल अगर 300 हुई है तो उसमें से माइनस क्या करेंगे? इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक क्लोजिंग में पड़ा है अभी अनबिक्ड है, बिका नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनता था। यही करते थे ना, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट, कॉस्ट ऑफ सेल मींस एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं बनाते थे, इसको निकाल के बैलेंस शीट में रख लेते थे। और अगले पीरियड के अंदर क्या होता था, ये क्लोजिंग सबसे पहले ओपनिंग बन के एक्सपेंस बनता था। इसका मतलब अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, मटेरियल लेबर ओवरहेड उसमें लगाया हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब जो चीज प्रोडक्ट कॉस्ट है वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव कर सकती है, इसलिए तो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कह रहे हैं। पीरियड कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है, जो जिस पीरियड में इनकर हो चार्ज हो जाए। और प्रोडक्ट कॉस्ट की ये खासियत है कि वो चार्ज तो इस पीरियड में हुई थी, लेकिन चूंकि स्टॉक बिका नहीं था तो वो स्टॉक एसिड बना लिया हमने, इस पीरियड में एक्सपेंस नहीं बनने दिया, अगले पीरियड में जाके एक्सपेंस बना। तो ये फर्क है, थोड़ा सा ऐसे बता रहा था, ठीक है ना। तो फर्क क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक वाली बात मैंने ये की है बेटा कि आपके 260 रुपए आपने ये स्टॉक आपका स्टार्ट में पड़ा था, ये भी बेच दिया, ये सारा 250 भी बेच दिया, 10 250 260 सारे का सारा बिक गया, तो ये सारा कॉस्ट ऑफ सेल बनता है, यानी कि इस पीरियड में एक्सपेंस बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल मींस एक्सपेंस। अब अगर इसमें से कुछ स्टॉक अभी बिका नहीं है, भाई यार ये बाद में कर लेना, इस पीरियड में अगर कोई स्टॉक बिका नहीं है तो क्या उसको कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाएंगे? उसको यहां से माइनस कर देते थे और एसिड बना लेते थे, और अगले पीरियड में जाके वो एक्सपेंस बनता था। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट की खसूसियत है कि वो जिस पीरियड में इनकर हुई उस पीरियड में एक्सपेंस नहीं बनी, अगर वो बिकी नहीं थी। प्रोडक्ट बिकेगी, सेल होगी तो उसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। जबकि पीरियड कॉस्ट क्या होती थी, नीचे पढ़े थे जीपी के बाद, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, वो पीरियड कॉस्ट होती है, जिस पीरियड में इनकर हो उसी पीरियड में इनकर हो, उसी पीरियड के अंदर वो चार्ज हो जाती है, अगले पीरियड में कैरी नहीं होती। ये ऐसी जरा बातों में बात आ गई, मकसद ये नहीं था। मकसद तो मैं सिर्फ ये बताने लगा था कि मार्जिनल वाले क्या करते हैं, वो फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हुए सारे का सारा जिस पीरियड में इनकर हो उसमें एक्सपेंस आउट कर देते हैं। फॉर्मेट शॉर्मेट बनाता हूं सारे, ठीक है, सही है। ये देखो ये खाना खाली है, ठीक है, तो फिर फिक्स्ड एफओएच को क्या करेंगे, ये ट्रीट करेंगे, मैं जो यहां पे लिखा है वही लिख देता हूं, ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट, डिडक्ट करते हैं P&L के अंदर, ठीक है, वही वाली बातें लिखी हुई हैं, और चलो वो लिख देते हैं जी, वो वहां पे लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं जी, मार्जिनल वाले फिक्स एफओएच कॉस्ट को मार्जिनल वाले ट्रीट करते हैं एज ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट, मतलब डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम P&L, डिडक्टेड फ्रॉम P&L इन द पीरियड इन विच दीज आर इनकर्ड। ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक पॉइंट एडिशनल भी लिखा हुआ है, वो फिलहाल मैं यहां लिखना नहीं चाह रहा, वो अभी मुझे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, सवाल में जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपके नोट्स का हिस्सा मैंने बनाया हुआ है। वैसे बात वो ये लिखी हुई है कि ये ना एज अ टोटल एक्सपेंस, देखो जो एफओएच जो जीपी के बाद एक्सपेंसेस आ रहे होते थे, सेलिंग एडमिन वगैरह आप बचपन में पढ़ते थे, वो टोटल ही होते थे ना। तो फिक्स एफओएच भी जो हम फॉर्मूले में डालूंगा ना, हम माइनस करेंगे टोटल वाले, अगर पर यूनिट भी सवाल पे गिवन होगा तो टोटल कर लेंगे, लेकिन ये बात मैंने अभी लिखी नहीं है यहाँ पे, फिलहाल सिर्फ बेसिक फर्क जो है वो जानकर हम चल रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ले जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले क्या करते हैं, जैसा कि आपके सामने फिक्स्ड एफओएच को भी वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन गया तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी वही आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में भी वही आ रही होगी, ठीक है, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन वाले क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले प्रोडक्ट कॉस्ट बनाते हैं और पर यूनिट इंक्लूड कर देते हैं,
अच्छा ठीक है, तो FOH फिक्स्ड FOH को एब्जॉर्प्शन वाले क्या करते हैं जी, मेक पार्ट ऑफ फिक्स्ड FOH कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन वाले क्या करते हैं, बना लेते हैं हिस्सा, मेड पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। और अगली बात, पर यूनिट की, ये मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट कॉस्ट की, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं जरा मैं समझाने के लिए। ठीक है, टोटल चाहिए होगा तो टोटल कर लेंगे, पर यूनिट होगा तो पर यूनिट कर लेंगे, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, एक मटेरियल बनने में एक यूनिट बनने में कितना मटेरियल लगता है, कितनी लेबर लगती है, कितने ओवरहेड्स, ये टोटल में भी किया करेंगे। मैं वैसे फिलहाल बात करूं पर यूनिट अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये एक यूनिट की कॉस्ट, मार्जिनल वाले एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड करके, और एब्जॉर्प्शन वाले मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स पर। ठीक है, तो ये फिर फिक्स्ड एफओएच को क्या करेंगे, जिस पीरियड में इनकम होंगे सारे के सारे पीरियड कॉस्ट, और ये क्या करेंगे, ये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पीरियड कॉस्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। चीजें बिक जाएंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ा होगा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई ना, चीजें बिक गई तो कॉस्ट ऑफ सेल, नहीं बिकी तो क्लोजिंग स्टॉक बन के आगे चला जाएगा। ठीक है ना। और अगर if fixed FOH cost per unit is not given, तो क्या करेंगे, वो फॉर्मूला जो FOH के चैप्टर में पढ़ा है वो दोबारा आ जाएगा, इसलिए साथ करवाता होता हूँ। ठीक है ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नाम जैसे याद है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेडिंग भी दी थी, एब्जॉर्प्शन कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाने के लिए 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे, सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, ABC। वो क्या था, वो FOH को, वो सारे FOH ले लेते थे हम, सारे FOH को प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते थे। यहां पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, सारे FOH को मार्जिनल वाले नहीं करते, सिर्फ वेरिएबल FOH को करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले सारे FOH को चार्ज कर रहे हैं। तो अब अगर फिक्स्ड FOH को इन्होंने चार्ज करना है तो ये फिक्स्ड FOH जो है, ये जो फिक्स्ड FOH कॉस्ट होगी, ये क्या होगी, दरअसल ये वही होगा FOH का एब्जॉर्प्शन, OAR होता था, OAR वो क्या था, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट, लेकिन वहां पे टोटल ओवरहेड्स लेते थे ओवरहेड के चैप्टर में। ठीक है ना, यहां पे हमने अलग कर लिया, वेरिएबल अलग हैं और आगे चल के ये इकट्ठे होंगे तो हाई लो लगा के अलग अलग भी करने पड़ा करेंगे हमें। ठीक है ना, इसीलिए हाई लो भी पढ़ा था बेसिक्स में। बहरहाल वापस आए। ठीक है, ये फिक्स्ड FOH की कॉस्ट जो है ये क्या है, ये बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे, तो फिर ऐसे निकालेंगे जी, फिक्स्ड FOH एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये पर यूनिट निकलेगा ना। अब कुछ याद है कि यहां पर क्या चीज डिवाइड करते थे, क्या चीज से, बजटेड FOH। अब वहां पे बजटेड टोटल FOH डिवाइड बाय बजटेड बेस था ना, यहां पे बजटेड टोटल फिक्स्ड FOH, बस इतनी सी बात है, बजटेड टोटल फिक्स्ड FOH ओवर बजटेड बेस। ठीक है, बजटेड टोटल फिक्स्ड, आगे निकल गया काम, चलो FOH। ठीक है जी, बजटेड टोटल फिक्स्ड FOH कॉस्ट जो है उसको डिवाइड करेंगे बजटेड बेस की बजाय अब यहां पे मैं लफ्ज इस्तेमाल किया करूंगा नॉर्मल कैपेसिटी। क्या नाम जी, ये नॉर्मल कैपेसिटी क्या है भाई, आपके लिए वही बजटेड कैपेसिटी है, इनका फर्क भी देख लेंगे। ठीक है, बजटेड कैपेसिटी। ओके, चले, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल कैपेसिटी लिखा हुआ है, फिलहाल बजटेड कैपेसिटी ही आप जहन में रखें। ठीक है जी, तो सही है। तो ये जनाब हमारा फॉर्मूला होगा, जरा आगे निकल गया काम माजरत के साथ, बजटेड टोटल फिक्स्ड FOH कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, जिसको फिलहाल आप बजटेड कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों अलग अलग होंगी तो क्या यूज करना है, दोनों अलग नहीं होंगी तो एक होगी तो क्या करना है, ये सारा रूल के तौर पे लिखवा दूंगा, फिलहाल नहीं, अभी तो आज पहला दिन है। ठीक है जी, नहीं जी,
दो फर्क हमारे सामने आ गए। पहली चीज क्या नजर आई हमें, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल एफओएच होंगे, एब्जॉर्प्शन वाले फिक्स्ड एफओएच को भी शामिल कर लेंगे। तो फिर मार्जिन वाले फिक्स्ड एफओएच को क्या करेंगे, एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे। और एब्जॉर्प्शन वालों ने तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट आपको पता है बना ही लिया है, ठीक है। और वो कौन सा रेट होगा, ये कौन सा रेट होता है, एब्जॉर्प्शन, वही एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट। यानी एब्जॉर्प्शन वाला काम आ गया तो फिर आपको पता है अगला काम भी होगा। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बता दे, वेरिएंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा, इस बेस पर एब्जॉर्ब करवाएंगे एफओएच, तो एक्चुअल डिफरेंट आएंगे तो वेरिएंस निकलेगा, जबकि यहां पे कोई एब्जॉर्प्शन रेट ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये फर्क आगे देखते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं जी वेरिएंस की। चले, जैसे आपने कह दिया, तरतीब आगे पीछे होगी नोट्स के अंदर मैंने जो लिखा हुआ उससे, ठीक है, तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। वेरिएंस, नो वेरिएंस, ठीक है, जबकि यहां पर वेरिएंस होगा और फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस होगा। वेरिएबल तो हमने अलग कर लिया ना, ठीक है, फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस होगा और वो फिक्स्ड एफओएच वेरिएंस उसी तरह से निकला हुआ है, देखें, एब्जॉर्ब और एक्चुअल। लेकिन कौन से, ये एफओएच कॉस्ट मैंने लिख दी, यहाँ पे लिखना है फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। बहरहाल चलें, आप समझदार हैं, कोई मसला नहीं, अब नोट्स में ये चीज रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना, फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस निकालेंगे कैसे, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को, ठीक है। तो यहां मैं लिखता जा रहा हूं, फिक्स्ड एफओएच वेरिएंस आएगा, कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट होगा, एज अंडर जी एब्जॉर्ब जी। बहुत मामला आमिर भाई की बैटरी खत्म हो गई थी। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमने फिक्स एफओएच का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे आज तक करते थे, बस वो टोटल एफओएच का वेरिएंस होता था, यहाँ फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस, तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच और एक्चुअल एफओएच, और उसी तरह से अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकल आएगा। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल से तो ओवर, और अगर एब्जॉर्ब्ड कम है एक्चुअल ज्यादा है तो अंडर। ऐसे सीखा था, बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ा है कि वहां पे हम टोटल एफओएच ले रहे होते थे, यहाँ पे फिक्स्ड एफ, ठीक है जी। को मसला, कितना आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक शायद सीएमए का यही है, हैं? टारगेट कॉस्टिंग तो इससे भी आसान है ना जी। अच्छा, उसके बाद जी चौथी बात, मैंने यहाँ पे 5 लिखी है, 4 लिखी है, यहाँ पे 4 लिखी है, ठीक है जी। उसके बाद चौथी बात क्या है जी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी, वैसे तो अभी आपको फॉर्मेट बना दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में, और देखो सादा बात है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या मतलब है, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या मतलब है, एक यूनिट कितने का है। अब वही यूनिट जो 10, मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट हमने बनाए प्रोडक्शन, उसमें से 900 बिक गए और 100 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है, तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल निकली है, वही प्रोडक्ट की कॉस्ट 900 से मल्टीप्लाई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी, वही प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई होगी क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगी। अब मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट ही क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा ही है। तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग वालों का स्टॉक है तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तो क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके नाम भी लिख लें जरा, चलो बाद में लिखते हैं। बहरहाल इसको मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, और इसको फुल कॉस्ट भी कहा जाता है। फुल कॉस्ट का मतलब क्यों, क्या मतलब, सारी कॉस्ट इसके अंदर शामिल होगी ना, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ये देखें, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है और ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ये फॉर्मेट्स ये सारे बने हुए हैं यहाँ पे, जरा टेंशन नहीं लेनी है आपने। बहरहाल एक दफा इधर से देख लेना, पिक्चर बेशक ले लेना, अगर आपको लगे कि जी वो बेहतर है, लेकिन ये मैंने आपके लिए पहले यहाँ पे ज्यादा तफसील लिखी है, ठीक है जी, समझ आती है बात। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा जी, ये देखें, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होगा, जरा तरतीब आगे पीछे है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, यानी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू यूनिट्स ऑफ स्टॉक, और एब्जॉर्प्शन में कैसे निकलेगी, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू यूनिट्स ऑफ स्टॉक, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स,
और यहां पे फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्शन जो होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के साथ। जी फर्क समझ आता है? चलिए ये जी पहली बात होगी हमारी। इसके डिफरेंट नाम भी होते हैं जी, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे ख्याल में, अल्टरनेटिव नेम्स मेरे ख्याल में वहाँ पे मैंने नहीं लिखे हुए नोट्स के अंदर। ये अब लिखने वाली बातें होती हैं नोट्स में, ठीक है। इसको आप फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कह देते थे। ये ना हो कि सारा कुछ आता हो और नाम ही ना आता हो, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं। एक बात और भी जहन में आगे वो आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं ये भी बात कर लेता हूँ, फिर फॉर्मेट्स पे चलते हैं। अल्लाह करे आज पहला सवाल हो जाए, नियत तो करके आया हूँ, नहीं तो आधा हो गया ना तो आधा आपको होमवर्क भी दे भेजूंगा और कल फिर पूरा भी कर लेंगे उसको। मसला नहीं है जी। ये क्या है जी? अल्टरनेटिव नेम्स। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी वक्त आओगे तुम समझ आ जाएगी जो हमने पढ़ लिया अभी तक? आज कौन सा सैरी करके सोए थे? सवाल के रोजे रख रहे हो? अच्छा जी, इसके यूजेस क्या हैं? आपको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही चाहिए। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप करते आए हैं उसमें आप हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते आए हैं, यानी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह होता है वो फुल कॉस्ट पर ही पड़ा होता है। आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, बाहर की दुनिया को आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही दिखाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली मैनेजमेंट के लिए इंटरनल डिसीजन मेकिंग के अंदर ज्यादा यूज होती है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए हम ये कहते हैं यार फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, हमारे डिसीजन के बदलने से तो इसने बदलना नहीं है, तो इसको जरा साइड पे करो, जरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लो। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो एक्सटर्नल दुनिया के लिए। तो इसके यूजर्स या यूजेस क्या हो सकते हैं? इसको हम फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, या यूं कह लूं मैं ज्यादा बेहतर होगा, फॉर एनी यूज फॉर एनी अदर टास्क, लेकिन वो टास्क अदर देन डिसीजन मेकिंग होगा। अदर देन डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे रिजल्ट के फौरन बाद। रिजल्ट जैसा भी हो अगले दिन आ जाना, क्योंकि उससे अगले दिन मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग शुरू करना है। अब प्लान के मुताबिक यही है, जैसा भी हो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह जी। फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हम इसको यूज कर लेते हैं, या किसी भी और टास्क के लिए जो डिसीजन मेकिंग के अलावा हो हम कौन सी कॉस्टिंग यूज करते हैं। ये कौन सी हेडिंग चल रही है ऊपर? मार्जिनल। तुम आगे अभी कुछ भी बोल दोगे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारी इस तरफ चल रही है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग होते हैं वैसे बाद में आके ऐसे बस जी शुरू हो जाना बस हूँ तुम थोड़ी जी गल मैं की कर देती है, बस चुप कर जाओ तुम तो ना बोलो। हाँ जी, ये बेसिकली यूज होता है यहाँ बस इसी के लिए, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। बाकी इंशाल्लाह हम साथ साथ चलते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक है। और मैं यूं कह सकता हूं कि फिक्स्ड एफओएच मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं शामिल होते, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ सेल में, क्लोजिंग स्टॉक में। मैं सही हूं? और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड एफओएच शामिल होते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो गए तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी है और क्लोजिंग स्टॉक में भी है। ये बात समझ आती है? ये भी लिखना ले, ये बात जो है ना, अभी इसका कोई मेरी हेडिंग मेरे पास नहीं है, भाई हमें जहन में आई एम ही ये बात। एक एम लिख देता हूँ, एम भी एक बात याद रखें क्या, क्योंकि ये सारी बातें ऊपर जो हुई है ना उन बातों से थोड़ा सा ये हमने जो है वो कंक्लूड किया है क्या कि फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। ऊपर हेडिंग क्या चल रही है?
इसके ऊपर हेडिंग क्या चल रही है, मार्जिनल, ये तो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन जी प्रोडक्ट कॉस्ट। पहली बात, जब प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं आई तो अगली बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए फिर भी लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। चातियां ना मारो, लेट हो गए हो, जल्दी आओ, इतनी तुम्हें मुझसे मोहब्बत, ये है मोहब्बत, पौना घंटा लेट आ रहे हो। कल कहते हैं हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम तो घर बैठ ही नहीं सके, आज सोए रहे। और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब के ऊपर हेडिंग क्या चल रही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके अंदर फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट भी, तो फिर प्रोडक्ट कॉस्ट में आ गई, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो वही जा रही होती है जो चीजें बिकी हैं उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बिक्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल में आने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाती है, और जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कॉस्ट ही क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट ही पड़ी हुई है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो ये मैंने एम ही एक बात कर दी, ठीक है जी। तो जी हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये है, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दो सिस्टम्स हैं, यूं कह लें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कह लें, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के कह लें, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन के कह लें। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, दो डिफरेंट प्रॉफिट कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो जो आज तक हम करते आए, इसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड। ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक्स से, पिछले ओवरहेड्स के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, एबीसी में भी। जब प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दी होती तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच कॉस्ट लेते थे। एफओएच के अंदर फिक्स और वेरिएबल, मैंने अर्ज किया क्लास के स्टार्ट में, लेट आने वालों, फिक्स और वेरिएबल दोनों लिया करते थे। यहां पे भी दोनों ही हैं, लेकिन उनको जरा अलग अलग करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है प्रोडक्ट की कॉस्ट, पुरानी अकाउंटिंग जो करते आ रहे हैं, क्या है प्रोडक्ट की कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच की कॉस्ट, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी, ठीक है। नया सिस्टम जो आया मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच होते हैं। फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। अब फिक्स्ड एफओएच कहां गए फिर, मार्जिनल वाले कहते हैं कि हम उनको एज आ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे, जिस पीरियड में इनकर हुए सारे के सारे पीएनएल में चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन वालों ने फिक्स्ड एफओएच को क्या कर दिया है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का जब पार्ट बन जाते हैं तो फिर ये पीरियड कॉस्ट नहीं रहते, ये प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं। प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो अगर प्रोडक्ट इस पीरियड में बिक गई, सोल्ड, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएंगे। और अगर ये अनबिक्ड हुए, अनसोल्ड हुए, तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन के अगले पीरियड में मूव कर जाएंगे। ये है प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, जिस पीरियड में इनकर हो सारी चार्ज हो जाए, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। अब ये तो पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं और पीएनएल में से डिडक्ट कर लेते हैं जिस पीरियड में इनकर हो, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। और कैसे निकालते हैं, अगेन वही स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाल, प्री डिटरमिन्ड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। लेकिन अब अलग किसको कर लिया है, फिक्स्ड एफओएच, तो ये फिक्स्ड ओएआर निकलेगा, बस यहां पे इतना सा फर्क। नहीं गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, बजटेड टोटल फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, जिसको बजटेड कैपेसिटी कह लें आप। फिलहाल ये दोनों अलग होंगे तो देखेंगे क्या होता है, फिलहाल तो रूल के तौर पे अभी कुछ नहीं लिखवा रहा जी। बेटा नहीं भी होगी तो हम करेंगे, हमें हाई लो मेथड भी आता है और भी तरीके इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, ठीक है। यही तो सारी सीएमए के अंदर लड़ाई चलनी है हमारी। बेटा उसका ओएआर निकालना पड़ा तो निकाल लेंगे, ये तो देखेंगे सवालों के अंदर, बहुत कुछ होगा। अभी तो डिसीजन मेकिंग में पहुंचे तो सही, सब कुछ करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो बेसिक्स के अंदर सीखा है वो सारी सीएमए में ऐसे नहीं चलना। अगर एफओएच इकट्ठे दे देगा, ये दोनों सिस्टम्स हैं, तो अब आपको पता है कि इन्होंने वेरिएबल लेने हैं, फिक्स नहीं लेने, इन्होंने दोनों लेने हैं, तो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। वो अलग करने के लिए दो तरीके सीखे थे, बल्कि यूं कहना चाहिए तीन तरीके, चलो दो तरीके ही सीखे थे बहरहाल। बल्कि बाइफरकेट करने के लिए तो हाई लो ही था, बाकी तो पहचान के लिए थे कि वॉल्यूम देखकर पहचानेंगे कौन सी कॉस्ट है
और नाम से पहचानेंगे। हाँ, अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो तो उसको बांटने का सीएमए के अंदर एक ही, वैसे हैं एक दो और टेक्निक्स भी वो आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर शायद पढ़ के आए हो, लीनियर रिग्रेशन हो गया, इस तरह से एक दो और टेक्निक्स भी हैं, लेकिन सीएमए के अंदर सिर्फ हाई लो मेथड ही यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर इकट्ठा होगा हम अलग करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे, वैसे पता है हमें हाई लो मेथड से, ठीक है। अच्छा लो जी, यहां तक बात हो गई। अब वेरिएंस एनालिसिस थोड़ा सा देखा था हमने, वैसे तो पूरा चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस का, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आखिरी महीने में, उसके ऊपर 10 से 11-12 दिन लग जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट, हर अटेम्प्ट में उसमें से सवाल आता है लाजमी, ठीक है। तो वो तो खैर पढ़ना ही है, लेकिन वहां पर ये फिक्स एफओएच भी आ रहे होंगे, वेरिएबल एफ, ये इनके वेरिएंस भी वहां पर आ जाएंगे, लेकिन साथ साथ भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या वेरिएंस आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग में? हाथ मेरा एब्जॉर्प्शन पे है सर, आप हाथ आपका एब्जॉर्प्शन पे पूछ मार्जिनल रहे हैं जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएंस आएगा? सॉरी हाथ इधर रह गया था जी, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एफओएच जो है वो एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच लेते हैं हम यहाँ पे, मैं भी फॉर्मेट के अंदर लिख देता हूं, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच को पीरियड कॉस्ट में आते हैं, तो फिर कोई वेरिएंस है ही। लेकिन यहां पे चूंकि हमने ओएआर निकाला, उसकी बेस पे एब्जॉर्प्शन की, और पीरियड एंड पे वही वाला मसला आया, एक्चुअल अलग थे एब्जॉर्ब्ड अलग थे, तो वेरिएंस है, इज है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगी? क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होगी, और यहां पे फुल कॉस्ट। अल्टरनेटिव नेम्स लिख दिया आपके लिए, कुछ यूजेस बता दिए, और फिक्स्ड एफओएच के बारे में वैसे जरा एक एम ही बात कर दी, ठीक है। तो इसकी अगर पिक्चर आप लेना चाहें तो ले लें, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा मेरे ख्याल। आधे पचद्दा कर लेते हैं, ये ऐसे कर ले, लिखा हुआ है जो एंड वाले दो हैं बस वो नहीं लिखे हुए, अगर कोई पिक्चर लेना चाहें तो वो ले लें, ताकि हम फॉर्मेट से मूव करें। भाई कैमरा में यहां तक आ रहा है, ये मेरा हाथ नजर आ रहा है आज फ्रेम में, ये एक आधा सर नजर आता रहा करे, कोई मसला नहीं। वो अभी जो लेट आया भाई, इसका सर नजर आ रहा होगा, है वैसे तो जितना वो लेट आया आज। अच्छा जी, अब आप जरा अपने नोट्स पे आए, तो आपने 10.1 पढ़ना है, 10.2 में प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट दोबारा थोड़ी सी बताई गई ब्रीफली, वैसे बेसिक्स के अंदर जरा तफसीली इसका तारुफ मौजूद है विद एग्जांपल्स, और बड़ी डिटेल थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट का नाम फिर आ रहा था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे दोबारा उनको जरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। असल में तो बेसिक्स हमारे सिलेबस के चैप्टर के अंदर है ही नहीं ना, आईके किताब में तो है ही नहीं, तो बेसिक्स वही चीजें थी जो सारी सीएमए में इस्तेमाल होती रहनी है, जैसे ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो वो मैं फिर थोड़ा थोड़ा आपको टच देता रहूंगा, तफसील वहीं पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपके ये डिफरेंसेस मैंने पढ़ाए, अगर आप गौर फरमाएं तो आपको ये नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है, जरा साफ सुथरा सा है। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिक्स्ड एफओएच क्या करते हैं, वेरिएंस आता है या नहीं आता है, कोई मसला। अब चलते हैं जी इसके प्रॉपर फॉर्मेट्स की तरफ। फॉर्मेट भी मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ वाले फॉर्मेट तो उतना समझ नहीं ना आते, तो फॉर्मेट बना लेंगे, आसान काम है, जिंदगी सुकून में आ जाएगी, ठीक है। सवाल बस बदलते रहेंगे, हमारा फॉर्मेट नहीं बदलेगा, ठीक है, इंशाल्लाह। जी बेटा, एसी तेज करवा दूं? नहीं ऊपर करवा दें यार, मैनू गर्मी लग रही है। सीधी हवा उन्होंने रखी है, मैंने तो पसीना ही आना ना, ऊपर करें। जिधर एफर्ट्स लग रही है ना ज्यादा है, तो वेले बैठे हैं सारे, वेले निकम्मे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी तो बैठ के पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, वैसे तो पहला सवाल भी मैंने जो है ना वो इस पे ही करना है, वो लेंथी वाला सवाल। उसकी वजह ये है कि एक तो ये फॉर्मेट जब जब जरूरत पड़ेगा तब देखते रहेंगे, और फिर चलो एक सवाल भी कम से कम यहाँ पे आ जाए, फिर कल से इंशाल्लाह हम बाकी सवाल व्हाइट बोर्ड पे करते रहेंगे, ठीक है भाई। इसको जरा मेरी तरफ कर दीजिएगा। अच्छा जी,
हम बनाने लगे हैं जी प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन। मैं ना वैसे हमेशा पहले एब्जॉर्प्शन किया करूंगा सवालों में, फिर मार्जिनल, तो फॉर्मेट में भी पहले वही रख दूं, पहले एब्जॉर्प्शन रख लूं, ठीक है ना। वैसे मैंने असल में चूंकि नाम इस तरह से था, वो माजरत मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन ही करता, कि यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ पे तो फॉर्मेट भी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के इसी तरह से ही, पहले मार्जिनल फिर एब्जॉर्प्शन, लेकिन अब छोड़ो इसको, फॉर्मेट ही है ना, ठीक है। मैं आप चूंकि मैंने क्लास के अंदर पहले हमेशा एब्जॉर्प्शन बनाना है, इसलिए मैं पहले वही बना रहा हूँ। शुरू कर दें, चलो। प्रॉफिट स्टेटमेंट हम बनाएंगे अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे अंडर मार्जिनल कॉस्ट। फर्क समझ आ जाए ना, मसला कोई नहीं होता। यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्ट, बहुत आसान टॉपिक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा लेता है, और कभी कभी दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस होता है, होता है मतलब तकरीबन हमेशा ही होता है। क्यों होता है जरा बता सकता है कोई बच्चा? मतलब सादा बात कर लें अगर, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों में डिफरेंस है। एक के क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरे के क्लोजिंग स्टॉक में फुल कॉस्ट है। जब क्लोजिंग स्टॉक फर्क तो प्रॉफिट भी फर्क, पक्की बात है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है ना। अच्छा चले, अच्छा जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वही पुराना तरीका, वारदात सेल्स लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हम निकालेंगे आज इंशाल्लाह। वर्किंग नंबर 1 अभी करते हैं, ठीक है जी। और हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे क्या? सेलिंग एडमिन, जिनको उर्फ आम में ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, इनमें मशहूर ज़माना सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, और एडमिन है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जैसा कि आपको पता है, आज तक आपने अलग नहीं किए थे वेरिएबल और फिक्स्ड। मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकते हैं, याद है बेसिक्स में थोड़ा सा बताया था। नहीं तो कोई मसला नहीं, अभी आगे इंशाल्लाह ज़िंदगी सारी भरी पड़ी है आपकी इस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग अक्सर आया करेगी सवालों में। सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स्ड भी हो, मतलब दोनों हो सकती है ना। जैसे कमीशन आपने एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दे दिया है, या कमीशन आपने रखा हुआ है पर यूनिट, तो ये क्या है? वेरिएबल। और अगर आपने सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी रखी हुई है पर मंथ, तो ये क्या हो जाएगी? पर मंथ, पर एनम, तो ये फिक्स्ड है। तो सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर मैं कह देता हूं जी वेरिएबल, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। सेलिंग लिख दूं सिर्फ जगह काम में, सेलिंग मार्केटिंग एक ही बात है, ठीक है ना। मार्केटिंग ऐसे कर देता हूं, ठीक है, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और फिक्स्ड सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस। ये मार्केटिंग लिखा है मैंने, बाहर निकल के एक दूसरे से पूछ ना रहे हो ये क्या है, MKTGA, ये क्या नया कॉन्सेप्ट दिया सर ने आज। मुकटज, अच्छा जी। फिक्स्ड ये एडमिन जो होते हैं ना जी, ये नॉर्मली फिक्स्ड ही होते हैं, लेकिन अगर कभी सवाल को ऐसा एडमिन खर्चा दे दे जो वेरिएबल हो, तो गले ना पड़ जाना उसके। वैसे नॉर्मली एडमिन एक्सपेंसेस वेरिएबल होते नहीं है, एडमिन एक्सपेंसेस नॉर्मली फिक्स्ड ही होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और बस इनको माइनस करेंगे जब, तो हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे। किस पे जी? बेसिकली ये नेट प्रॉफिट तो नहीं है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसे भाई ने बोला अभी, उनके मुंह से निकल गया, तो मैं भी इसी बात को आगे बढ़ा लेता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और हम CMA के अंदर VCC प्रॉफिट तक आते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस टॉपिक में भी यहीं तक ही बात करेंगे, ठीक है, इससे आगे की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी,
तो चलो वो नाम तो लिख लेते हैं। मैं ज़रा फ़िलहाल मसरूफ़ कार हूँ, आपको पता ही है तस्वीरें बनाने में, ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट भी शायद बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं हो। वैसे गौर फरमा लें, ये कुछ बने हुए हैं, अगर महसूस करें यहाँ से देखने के बाद कि नहीं यार वो वाला बेहतर है, तो फिर पिक्चर ले लेना, घर जाके बनाना। ओके, सही है जी। अच्छा, अब ये सेल्स थी जी हमारे पास, सेल्स लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स और हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे। और इसमें से फिर हम सेलिंग मार्केटिंग वेरिएबल वाले, सेलिंग मार्केटिंग फिक्स वाले और एडमिन एक्सपेंसेस को जब, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब माइनस कर लेंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल, तो हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, पता है आपको जो सा भी प्रॉफिट होगा, बहरहाल प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी मेन काम जो है ना, जहां से नजर आया है, वो अभी आपको वर्किंग वन का होगा, यानी कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल जो निकालनी है ना, मेन काम हो उसका मैंने वर्किंग वन लिखा हुआ है, वो नीचे जाके भी करवाता हूँ। पहले जरा एब्जॉर्प्शन, मैं जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट बना लूं भाई, फिर पार्ट 2 शुरू करना, ठीक है। अच्छा जी, अब जब बारी आएगी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने की, तो यहां पर सेल्स बिल्कुल वैसे ही सेल्स होंगी, सेल्स तो सेल्स होती हैं, ठीक है। तो सेल्स आएंगी, लेकिन इन सेल्स में से हमने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल होगी। देखो ना, जरा थोड़ा सा माजरत जरा इधर उधर हो गया है जी, क्योंकि मैंने इसलिए ये पहले कर दिया कि हर सवाल मैंने पहले बनाना ही है, इसलिए मैंने ये, क्योंकि इसका फायदा ये है कि मैक्सिमम ज्यादा चीजें यहां से हमें मिल जाती हैं। तो जब ये पहले बना लेते हैं ना, तो दूसरे के लिए भी तैयारी जो है वो तकरीबन हो चुकी होती है। तो इसलिए मेरी आदत एब्जॉर्प्शन पहले करने की है, एब्जॉर्प्शन ही पहले रखें, हर सवाल में पहले रखना है, तो आदत बनानी है, तो इसलिए मैंने जरा फॉर्मेट पहले बना दिया, माफ कर देना मुझे, है ऊपर मार्जिनल पहले बात हो रही थी। तो मार्जिनल मार्जिनल के अंदर, मार्जिनल के अंदर मैंने अभी क्या बात की कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिक्स एफओएच को नहीं डालते, तो फिर एंड पे एवं ही एक बात की थी कि फिक्स एफओएच कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में भी शामिल नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी शामिल नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल इसका मतलब विदाउट फिक्स एफओएच कॉस्ट होगी, यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल होगी। इजाजत है मुझे ये लिखने की? तो यहां पे हमने आकर लिखा सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग अलग से भी हो सकती है, लेकिन आज चलो एक ही कर लेंगे, आमने सामने में ज़रा फॉर्मेट बनाऊंगा ना, ये भी वर्किंग नंबर 1 ही ले जाओ जी। वेरिएंस लिख दिया है, अच्छा हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल जगह भी थोड़ी सी बन गई, वर्किंग नंबर 1, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मार्जिनल वाले जो कहते हैं, ये कहते हैं ये सारे वेरिएबल खर्चों को सेल में से माइनस करो और समझो वेरिएबल प्रॉफिट निकालो, यानी कि वेरिएबल प्रॉफिट को कहते हैं बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। क्या कहते हैं जी? वैसे अगर आप सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल करें ना, तो ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कहलाता है। और फिर इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, सेलिंग एडमिन वगैरह, तो ये नेट कंट्रीब्यूशन कह लें, लेकिन इसको वैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? किताबों में इसका नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। तो ये क्या करते हैं जी, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल हो या वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कह तो मैं सिर्फ, ये ज्यादा भी हो सकते हैं एक से, लेकिन फिलहाल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ये भी क्या करते हैं, यहां से माइनस कर लेते हैं और इनकी जीपी की बजाय इनकी जो फिगर यहां पर नजर आएगी वो कहलाती है कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, भी किताबों में लिखा होता है, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस नेट मैंने फिलहाल अलग किया ही नहीं, ग्रॉस नेट अलग नहीं किया, ठीक है। आमने सामने आपको रख के दिखाया है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या आया करता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट, और सही है। और मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या आ रहा है जी, कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसी का ही नाम है, ठीक है। ओके, चलो
अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो सिर्फ कौन से वाले माइनस किए हैं, ऊपर वेरिएबल वाले, तो फिक्स तो अभी भी पड़े हैं ना, ठीक है, तो लेस मैं यहाँ पे फिर हेडिंग वही दे देता हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके ये वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ चले गए, ये नजर आ रहा है, ये तो फिर ये निकल गए, तो बाकी नीचे कौन से बचे हुए हैं, फिक्स्ड, सेलिंग, मार्केटिंग एक्सपेंसेस अभी भी इधर ही पड़े हैं, और जी फिक्स्ड एडमिन अभी भी इधर ही पड़े हैं, ये एज इट इज आ गए, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, और हाँ जी, ऊपर वालों ने, ये मार्जिनल वालों ने फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो ये तो अभी भी, यही तो कहा था यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, एज अ पीरियड कॉस्ट इसको ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं जी, मैं फॉर्मेट सीधा करता हूँ यार, ऐसे अजीब लग रहा है, ठीक है ना। तो जब पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं तो पीरियड कॉस्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर आकर ये एक ही बार फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंस को यहाँ पे जितने भी हों एक्चुअल वाले, ये मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे एक्चुअल, ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे कौन से वाले, फिक्स्ड एफओएच। इसीलिए तो यहाँ पे कभी भी आपको वेरिएंस नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल एफओएच होते हैं, एक्चुअल एफओएच, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये एज अ पीरियड कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ठीक है बेटा, तो सही है। चलो जी, ये क्या आ गया जी हमारे पास, प्रॉफिट आ गया अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। कितना सा टॉपिक है ये, बहुत आसान टॉपिक है। ये दोनों में फर्क देखें जरा, ये चीज में ज़हन में आ रही थी कि करूंगा, लेकिन चले नहीं आ रही है जी बच्चों। भाई फर्क नजर आ रहा है, आमने सामने रखा है दोनों को मैंने, बिल्कुल आमने सामने कोशिश कर रहा हूं मैं आ जाए, लेकिन उस तरह से आ नहीं रहे बिल्कुल आमने सामने, ठीक है जी। चले, अच्छा जी, अब मामला कहां पे आके फंस गया है, कॉस्ट ऑफ सेल निकला है, वरना बाकी तो सारी चीजें अब आपके सामने ही है, ठीक है। पार्ट 2 स्टार्ट कर दें।